आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और फाइनेंस कमीशन हमने कल डिस्कस किए थे, उसी में हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा डाटा थोड़ा डाटा रिलेटेड कंटेंट होगा, ठीक है। डेटा मैंने आपके लिए बोल दिया, मेरे लिए डाटा, तो थोड़ा डाटा रिलेटेड कंटेंट होगा। डाटा समझ आ गया तो समझ लीजिए सारे कंसेप्ट समझ आ गए आपको। डाटा एनालिसिस पे बेस्ड होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा कि आप उसे क्रैम करना है। तो हमने डाटा फिर रखा ही क्योंकि जब क्रैम नहीं करना, डाटा से सारे कंसेप्ट्स खड़े होंगे ना, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। इसे समझ लीजिए, आपके काम आएगा, हर चीज़ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कल तक आपको सारा समझा दिया था, कल के फाइनेंस कमीशन के लेक्चर तक, कि फाइनेंस कमीशन को क्यों देरी हो रही थी, फाइनेंस कमीशन की इस बार के अपनी रिपोर्ट में अप्रोच क्या रखी गई, वो हमने सारा पढ़ा। आगे आगे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इसके कंसेप्ट्स भी सारे पढ़ेंगे। आज समझे क्या कह रहा है फाइनेंस कमीशन। डाटा रिलेटेड सारा काम आज के सेशन में ही कर देंगे। इसके बाद कंक्लूसिव वर्क्स करेंगे जिसमें कंक्लूजन्स आएंगी डाटा पे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैक्रो लेवल असेसमेंट्स। मैक्रो लेवल पे क्या असेसमेंट्स हैं। अब फाइनेंस कमीशन जब अपना काम करता है तो उसके पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिनसे वो डाटा लेता है और उसे फिर कभी स्केल डाउन करता है, कभी स्केल अप करता है। उसके बेसिस पे अपनी प्रेडिक्शंस तैयार करता है कि आने वाले 5 साल में हालात कैसे रहने वाले हैं। और उस डाटा कलेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बजट। तो बजट की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सरकारों ने बजट में क्या प्रपोज़ किया है, क्या एस्टिमेट्स दिए हैं, फाइनेंस कमीशन भी उनको लेता है, फिर उसको फिट करके देखता है अर्थव्यवस्था के माहौल पर कि क्या ये होगा भी सच में। फिर उस बेसिस पे उसे स्केल अप और स्केल डाउन करके अपने आंकड़े देता है। ऐसे में फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि भारत सरकार ने यूनियन बजट 2019-20 पेश करते हुए, यूनियन बजट 2019-20 का मतलब 2019 1 अप्रैल से 2020 31 मार्च तक। हालांकि आप सबको पता होना चाहिए कि 2019 का साल आम चुनाव का साल था, उस दौरान चुनाव हुए, इसलिए पहले अंतरिम बजट आया था फरवरी में, जो इंतरिम बजट होता है, और उसके बाद आया था जुलाई में फाइनल बजट। तो जुलाई 2019 में बजट आया था। वापस से ही मोदी जी की ही सरकार थी, तो उन्हीं की सरकार के द्वारा दोबारा वो बजट पेश किया गया। आई बात समझ में। अब यूनियन बजट में ये कहा गया था कि जो नॉमिनल जीडीपी रहने वाली है 2019-20 के, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, वो 11% रहने वाली है। ये 11% सुन करके दिमाग हड़क गया होगा कि इतना बड़ा आंकड़ा। तो ये नॉमिनल जीडीपी है जो करंट प्राइजेस पे मेजर होती है, यानी कि इसमें इन्फ्लेशन का कंपोनेंट भी एडेड होता है। मतलब 11% अगर जीडीपी बताई है तो ऐसा मान लीजिए कि 6% एक्चुअल जीडीपी होगी और 5% इन्फ्लेशन रेट होगा। तो 6% जीडीपी और 5% इन्फ्लेशन। इसमें से अगर रियल जीडीपी निकालनी है तो इन्फ्लेशन वाली फिगर माइनस कर देना, तो वो रियल जीडीपी आ जाएगी। ये नॉमिनल जीडीपी है। तो नॉमिनल जीडीपी 11% रखी सरकार ने ऐसा कहा। लेकिन अब असेसमेंट करते हुए फाइनेंस कमीशन ने क्या पाया, उन्होंने पाया कि फर्स्ट क्वार्टर की ही जीडीपी 8% आ गई है। यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाता है ना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर का सेकंड क्वार्टर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थर्ड क्वार्टर हो गया, और फिर जनवरी फरवरी मार्च का चौथा क्वार्टर हो गया। इस तरह से टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून इस 3 महीने वाले इस एक क्वार्टर की ही जीडीपी 8% आई है। और जिस तरह के देश के हालात चल रहे हैं उस मुताबिक, क्योंकि रिपोर्ट तब बना रहे थे, रिपोर्ट पेश आज की है, तो हम खड़े आगे हैं, बातें पीछे की कर रहे हैं। लेकिन पीछे खड़े होके भी वो प्रिडिक्शंस ही कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो वो उस समय आगे का समय था ना। मानो कि रिपोर्ट आज पेश हुई है बजट के साथ फरवरी 2020 में, लेकिन फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट बनाने का काम तो मिल गया था नवंबर 2017 में ही। तो फाइनेंस कमीशन जब 2017 से निकल के 2018 में आया होगा, फिर 2018 से 2019 में आया होगा, तो 2019 के दौरान जब फर्स्ट क्वार्टर का समय चल रहा होगा, उस समय में वो बना रहे होंगे अपनी रिपोर्ट। तो ऐसे में तो वो फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े के बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे ना कि आगे आने वाले 3 क्वार्टर में क्या होने वाला है। तो इसलिए उस समय फाइनेंस कमीशन प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन आज जब फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट सबमिट कर रहा है तो आप कहेंगे कि तब प्रिडिक्ट कर रहा था, आज तो सबमिट कर रहा है।
पर तभी रिपोर्ट बनानी थी ना, आज तो सबमिट करनी थी ना, वरना हर जिस दिन रिपोर्ट सबमिट करनी है उसी दिन सब कुछ करोगे तो फिर आगे की प्रेडिक्शन कैसे होगी, क्योंकि रिपोर्ट तो आगे आने वाले सालों के लिए देनी है। ऐसे में फाइनेंस कमीशन ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी 8% आई है, और जैसे डिमांड साइड पे कंस्ट्रेंट चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, लोग मांग ही नहीं कर रहे किसी चीज़ की। फिर इन्वेस्टमेंट साइड में भी कंस्ट्रेंट चल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरर इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिख रही प्रॉफिट मेकिंग की, और जब उसे प्रॉफिट मेकिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी तो फिर निवेश भी क्यों करेगा। एक तरफ डिमांड क्रंच चल रहा है, हाई लेवल डिमांड फॉल हो रखी है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरिया में रूरल डिस्ट्रेस चल रहा है, स्लो डाउन है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, और किसी तरह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कुछ भी यूटिलिटी में नहीं आ रहा है। इस वजह से भी लोगों की मांग गिरी हुई है क्योंकि उनके हाथों में पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। और तीसरी तरफ सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि इन्वेस्टमेंट के घटने की वजह कारण क्या है कि आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा। तो तीसरी चीज़ है लिक्विडिटी का क्रंच है, बैंक्स लेंडिंग नहीं कर रहे हैं। और चौथी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड बैरियर्स अभी चल रहे हैं चाइना यूएस के बीच में, अभी भी मिडल ईस्ट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अभी भी इंटरनेशनल स्लो डाउन एक चल रहा है। तो चारों चीज़ें वो कह रहे हैं कि सुधरती नज़र नहीं आ रही। ऐसे में फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी 8%, तो मुमकिन नहीं है कि आगे कुछ क्वार्टर्स में बहुत बड़ा सुधार दिखेगा। हाँ, सरकार ने बजट में कुछ प्रोविज़न रखे हैं जिसकी बेसिस पे एक्चुअल एप्लीकेशंस होंगी मिड ऑफ द ईयर में जा कर के, देखते हैं उससे अगर कुछ रिवाइवल दिखता है तो। और ऐसे में वो ये मान रहे हैं कि हाँ, आने वाले समय में जीडीपी की मेन रेट अब इस बात पर तो निर्भर नहीं करेगा कि सरकार ग्रोथ कितना कराती है, इस बात पर ज़रूर निर्भर कर सकता है कि आगे इन्फ्लेशन क्या होने वाली है, नॉमिनल जीडीपी का रेट। आई बात समझ में? तो ऐसे में अब वो ये कह रहे हैं कि ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि 2019-20 में जो जीडीपी रहने वाली है, नॉमिनल असेसमेंट में वो बता रहे हैं कि इट विल बी 10%। तो यूनियन बजट में वो बजट एस्टीमेट में दी गई है 11%, और जो फाइनेंस कमीशन NK सिंह कमीशन ने जो अपनी असेसमेंट दी है वो दी है 10%, मैंने यूनियन बजट से 1% कम दी है उन्होंने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ अब आ जाता है एक मेन एस्पेक्ट। आपने जीडीपी का फिगर तो, और एज इट इज़ ही ये क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने 2019-20 के लिए क्या जीडीपी फिगर दिया, तो इट इज़ द 10% फिगर, असेसमेंट फिगर। मैंने रीजनिंग भी दे दी आपको। अब आता है सरकार के खाते के बारे में बात करते हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इस पर जिक्र करना ज़रूरी है। तो मैक्रो लेवल पैरामीटर में सबसे पहला आ रहा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस कुल टैक्स रेवेन्यू कितना आने वाला है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने अपने बजट एस्टीमेट में बताया है 2019-20 में ही जो बजट एस्टीमेट दिया कि 24.61 लाख करोड़ टैक्स रेवेन्यू आने वाला है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमें नज़र आ नहीं रही, क्योंकि 24.61 लाख करोड़ बजट के तहत दिया गया ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का फिगर तब रियलाइज़ होता अगर 11% की बजट में दी गई जीडीपी ग्रोथ रेट भी मेंटेन रह रही होती। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ही ट्रेंड 8% पे चल रहा है। तो इसकी वजह से अगर हमने जीडीपी ग्रोथ रेट को डाउन साइज़ किया है, 11 की बजाय 10 प्रिडिक्ट किया है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू भी डाउन साइज़ होगा। क्योंकि टैक्सेस आते कहाँ से, मैं आपसे सवाल करता हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं इसको। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आएगा कैसे? दो तरीके हो सकते हैं इसके। सबसे पहला तो डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं डायरेक्ट टैक्स में दो सिंपल ही टैक्स लेके चलता हूँ, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स तब आप भरेंगे जब आपकी कमाइयाँ होंगी, और कमाइयाँ तब होंगी जब आपके पास रोज़गार होंगे। रोज़गार तब होंगे अगर ग्रोथ रेट मेंटेन होगा जीडीपी में, और ग्रोथ रेट तब मेंटेन होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज तब प्रोड्यूस होंगे जब उनकी डिमांड क्रिएट होगी। मैन्युफैक्चरर तभी प्रोड्यूस करेंगे, और वो डिमांड साइड पे हमें क्रंच दिख रहा है। ये पहली बात आई बात समझ में। तो इनकम टैक्स तो इस तरह से बढ़ने से रहा। दूसरा आधार कॉरपोरेट टैक्स कब होता, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते तो वो बिकते, जब बिकते तो उस पर प्रॉफिट्स आते, जो प्रॉफिट्स आते वही कंपनियों का कॉरपोरेशंस की कमाई होती, और उसी पे कॉरपोरेशंस कॉरपोरेट टैक्स भरती। तो इस वजह से कॉरपोरेट टैक्स भी कम आएगा क्योंकि डिमांड साइड पे सब क्रंच है। ऐसे में ही इन्वेस्टमेंट भी, जब कॉरपोरेट्स को कमाई ही कम हो रही है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे।
इसकी वजह से और रोज़गार कम पैदा होगा, तो फिर वही साइकिल एक चलता रह जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्लो डाउन का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा लगता नहीं है उस लेवल पर कि डायरेक्ट टैक्स में कोई भारी उछाल देखने को मिलेगा। दूसरी प्रेडिक्शन वो ये दे रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, जिस तरह की जीएसटी अभी ट्रांजिशन फेजेस में चल रहा है 2017 के बाद, अभी उसमें टैक्स रेट्स वेरिएबल हैं, अनसर्टेनिटीज़ है। तो इस बार फाइनेंस कमीशन ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि जीएसटी कलेक्शन इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल, कभी वो बहुत सर्ज कर जाता है, कभी वो बहुत फॉल कर जाता है, उसमें एक सर्टेनिटी दिख नहीं रही हमें। और वो अनसर्टेनिटी का रीज़न उसकी ट्रांजिशंस हैं। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है इकोनॉमी का, जिसमें कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी कर दिए हैं सरकार ने, ये सारे आपस में सिंक हो रखे हैं। इस वजह से जीएसटी के लेवल पर भी अभी कोई हेल्दी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक का ट्रेंड ये बता रहा है 1 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल चल रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोजेक्शंस। तो उस बेसिस पे देखें तो जब कंजम्पशन ही नहीं हो रही, डिमांड साइड पे ही क्रंच आ रहा है, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, जब ग्लोबल सिनेरियो में स्लो डाउन है तो एक्सपोर्ट भी उस लेवल पर नहीं होगा, और जब लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आ रही तो नया प्लेयर मार्केट में आएगा कैसे, चाहे वो रियल एस्टेट में आए, चाहे वो बायर के तौर पर ही आए, कुछ भी हो। जब ये 4 सीमाओं में कमी चल रही, 4 एंड पे प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस उतने कलेक्ट हों, क्योंकि चीज़ें बिक ही नहीं, चीज़ें इधर से उधर जा ही नहीं रही। जब चीज़ें बिकेंगी, इधर से उधर जाएंगी, तो ही उसके ऊपर आपको स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी मिलेगा। 3 तरह के जीएसटी होते हैं, स्टेट, सेंट्रल और आईजीएसटी। ये तभी मिलेगा जब एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य में ही या एक इलाके से दूसरे इलाके में सामान आएगा जाएगा, बिकेगा। ये तब होगा जब आर्टिकल्स एक हाथ से दूसरे हाथ एक्सचेंज होंगे। ये तब होगा जब मनी एक्सचेंज होगी एक हाथ से दूसरे हाथ। और ये तब होगा जब डिमांड एंड सप्लाई बनेगी। और ये तब होगा जब डिमांड होगी, लेकिन वही नहीं है, तो इसमें भी गिरावट आएगी। इस वजह से ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के क्षेत्र में फाइनेंस कमीशन ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि 24.61 लाख करोड़ तो नहीं है, लेकिन 22.5 लाख करोड़ 2019-20 में आएगा। यानी कि सरकार के बजट एस्टीमेट के कंपैरेटिवली प्रोजेक्शन में कमी कर दी गई और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि 2020-21 में, यानी कि ये जो भी 2020-21 चलेगा, जिसके लिए ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट प्रभावी होने वाली है, उसमें आपको जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा वो 25.38 लाख करोड़ बढ़ा उन्होंने इसलिए दिया है 22.5 लाख करोड़ से 25.30 लाख, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो बजट 2020-21 है, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलने वाला है, इस बजट पीरियड के दौरान सरकार के लिए गए वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, और सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में जो रियायतें दी हैं, जो इनकम टैक्स में रियायतें दी हैं, जो एजुकेशनल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को 2.83 लाख करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट करने की बात की गई है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को 69,000 और 99,000 करोड़ देने की बात की गई है। ये जब एक्चुअली रियलाइज़ होंगी चीज़ें, तो अल्टीमेटली एक लेवल पर फिर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में बूम देखा जा सकता है। डिमांड रिवाइव करेगी वापस से, ग्लोबल लेवल पर भी सुधार देखने के असर दिख रहे हैं कि आने वाले समय में चलिए उसका कुछ ना कुछ रिवाइवल होगा, तो वो उसको बढ़ा रहे हैं, 22.5 से 25.38 लाख करोड़ कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये मैक्रो लेवल पर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बताया उन्होंने कि जिस ईयर के लिए आपने हमें जिम्मेदारी दी है, उस ईयर के लिए हमारे एंठे में, हमारी जेब में रोकड़ा कितना है, 25.38 लाख करोड़ रुपया वितरण करना है ना भैया। फाइनेंस कमीशन का काम पैसा विभाजित करना है ना, केंद्र से राज्यों के बीच और फिर राज्यों के बीच। पैसा कितना है पता होना चाहिए ना, तो पैसा बता रहे हैं कि भैया देख लो इसके आसपास कुछ है जो विभाजित करेंगे। अब आता है सबसे पहले वर्टिकल स्प्लिट, यानी कि सेंटर से स्टेट्स की तरफ कितना आएगा। तो वर्टिकल स्प्लिट ऑफ द डिविजिबल पूल एट द सेम लेवल दैट इज़ प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस कमीशन 14। तो जो 14वें फाइनेंस कमीशन ने जितने परसेंटेज का वर्टिकल स्प्लिट किया था, 15th फाइनेंस कमीशन ने उसी परसेंटेज के वर्टिकल स्प्लिट को कंटिन्यू रखा है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ओके। और इसमें आंकड़ा आता है द शेयर ऑफ स्टेट। अब रीज़न बीइंग हुआ क्या था उसको मैं समझा देता हूँ, यहीं पर ये समझाता हूँ। 14वें फाइनेंस कमीशन ने ये बताया था कि सेंटर से स्टेट की तरफ जो जाएगा वो 42% जाएगा, 42%। ये फिगर बहुत बार एग्ज़ाम्स में आती है, लेकिन
ये फाइनेंस कमीशन एक तरफ कह रहा है कि हम 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आगे बढ़ रहे हैं, तो बाय लॉजिक तो 42% सेंटर से स्टेट को जाना चाहिए था, लेकिन ये फाइनेंस कमीशन ये कह रहा है कि द शेयर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ 0.85%, यानी कि हमने पिछले बार का देखा है ऑल इन ऑल जो राज्यों को शेयर गया था सेंटर की तरफ से, उसमें से राज्यों के बंटवारे में जम्मू कश्मीर के हिस्से 0.85% आया था, जो इस साल जम्मू कश्मीर राज्य ना रह करके हो गया यूनियन टेरिटरी, और वो भी 2, इसलिए यूनियन टेरिटरी का खर्चा सीधा सीधा पड़ता है केंद्र सरकार पे। और उस कंडीशन के ऊपर देखें तो इस बार सिक्योरिटी इश्यूज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उसे मेंटेन करना पड़ेगा, तो 0.85% से किसी हार ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो उसे हम 1% कर रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि द शेयर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर is 0.85%, enhancing it to 1% due to the security reasons। तो 42% जो डेवोल्यूशन करना था उसमें से 1% माइनस कर दीजिए। तो फाइनली अब जो 14th कमीशन की ही रिकमेंडेशन के बेसिस पे शेयर ऑफ स्टेट्स इस बार कितना होगा 41%। आई बात समझ में? 41% कुल जाएगा राज्यों को, क्योंकि एक राज्य घट गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अब आता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में वो जो मैंने बताए थे वो तो बताए थे उन्होंने फैक्टर्स, वो फैक्टर्स थे जिसमें मैंने बताया था फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, ये सारा अभी लिखवाऊंगा आगे। लेकिन किन किन सिद्धांतों पर, किस चीज़ को मूल में रख करके हॉरिजॉन्टल शेयरिंग होगी उसके बारे में वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल नीड्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल नीड्स यानी कि किस राज्य की फिस्कल ज़रूरतें कैसी हैं, मतलब उस राज्य की आमदनी कितनी है और उसके खर्चे कितने हैं, वो कितना का फिस्कल सरप्लस है यानी कि आमदनी ज़्यादा है खर्चे कम है, या वो कितना का फिस्कल डेफिसिट है यानी कि आमदनी कम है खर्चे ज़्यादा हैं। इन फिस्कल नीड्स के बेसिस पर, इस वित्तीय ज़रूरतों को ख्याल में रख करके हम राज्यों के बीच बंटवारा करेंगे। और दूसरा इक्विटी, इक्वलिटी तो कभी हो ही नहीं सकती ना, एक राज्य छोटा साइज़ का है, साइज़ वाइज छोटा है, सेकंड जनसंख्या भी कम है, तीसरा जंगल भी बहुत ज़्यादा हैं, साइज़ वाइज भी छोटा है, जनसंख्या भी कम है, जंगल भी ज़्यादा हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर भी अभी उतने बढ़िया नहीं और टैक्स एफर्ट भी नहीं। एक राज्य साइज़ में बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, जंगल उतने घने नहीं हैं, डेमोग्राफिक के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, टैक्स एफर्ट काफ़ी किए हैं, तो दोनों के बीच में सेम डिवीजन कर दें, 41% का 5% इसे भी दे दें, 5% उसे भी दे दें, ये तो गलत हो जाएगा। इस वजह से इक्वलिटी का कंसेप्ट कभी फॉलो नहीं होगा, इक्विटी का कंसेप्ट फॉलो होगा कि जिसको जितना हिस्सा मिलना चाहिए उसके साइज़, पॉपुलेशन, हर प्रोपोर्शन के मुताबिक उसको उतना हिस्सा मिले। इक्वलिटी होता है सबको समान मिले, लेकिन इक्विटी होता है सब में समानता लाना, सबको समान देना और सबको समानता पे लाना, दोनों कंसेप्ट में बहुत अंतर है। एक इक्विटी होता है कि आपको कितने अनुपात में मिलना चाहिए आपके मुताबिक, वो हो गया जैसे छोटे बच्चा और बड़ा अडल्ट दोनों को खाना देना है, लेकिन इक्वलिटी से नहीं होगा कि छोटे बच्चे को भी 2 साल के बच्चे को दाल चावल चोखा चटनी सब दे दिया और बड़े को भी उतना ही दे दिया, उसको दिया जाएगा सेरेलैक्स और उसको दिया जाएगा दाल चावल, तो दोनों खाने में अंतर रहेगा। ठीक है, ये इक्विटी है। और अगला कंसेप्ट है परफॉर्मेंस। तो बार बार इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्यों के बीच में जो बंटवारा होगा उसमें देखा जाएगा कि टैक्स एफर्ट्स कितने अच्छे थे, देखा जाएगा कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पे किसने अच्छा काम किया, टोटल फर्टिलिटी रेट को किसने कितना कंट्रोल किया। तो परफॉर्मेंस बेस्ड कहा जाता है कि पैसा वितरण करेंगे ताकि जो अच्छे राज्य कार्य कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने में, टैक्स कंप्लायंस करने में, लोगों को टैक्स एम्बिट में लाने में, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो डेमोग्राफिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेटर बना रहे हैं, जो टैक्स कलेक्शन बढ़िया, ये सारी चीज़ों को देखेंगे तभी तो इंसेंटिवाइज करेंगे उनको, तभी तो इंस्पायरिंग इंडिया होगा। और इंस्पायरिंग इंडिया होगा तो एस्पायरिंग इंडिया होगा, अभिलाषी तभी होंगे हम। इसलिए परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये हमेशा ध्यान में रखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल नीड्स, इक्विटी एंड परफॉर्मेंस। तो जब आप अक्सर अखबारों में डिबेट और चैनलों पर बहस सुनते हैं, कुछ राज्य कहते होंगे कि फाइनेंस कमीशन ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, हमें अच्छा नहीं दिया। इन डिबेट्स को, इन कंसेप्ट्स को समझिए। जब हमारे ये लेक्चर होते हैं, आप अक्सर सबसे बड़ी गलती करते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी में कि आप CSAT पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ को ही ध्यान में रखते हैं। आप ये कभी सोच ही नहीं पाते कि एक पेपर CSAT 2 भी है,
जिसके अंदर मेजॉरिटी प्रोपोर्शन है कॉम्प्रिहेंशंस का, और वो कॉम्प्रिहेंशंस ऑलवेज रियल लाइफ सिचुएशन से आते हैं, एथिक्स से आते हैं, वैल्यू सिस्टम से आते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके माइंडसेट को असेस कर लेते हैं। तो हमारे जितने भी लेक्चर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पे आते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे आया, या आगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे आएगा, या अयोध्या पर आया, बी इट एनी लेक्चर, उसमें से आप हो सकता है अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग जनरल स्टडी 1 का कोई एमसीक्यू ना निकाल पाएँ, एग्जामिनर तो उसमें से भी डाल देगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ सीसेट 2 के जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं वो नहीं सॉल्व हो सकते अगर आपने उतना बड़ा ब्रॉड माइंडसेट नहीं डेवलप किया, क्योंकि वो पैराग्राफ्स, वो कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ी वो टर्म्स और आंसर्स आप कभी डिड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट आपका वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। ये तो इक्विटी और इक्वलिटी जैसे छोटे छोटे शब्दों का विभाजन करना बहुत ज़रूरी है, और हर लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से डाल रहा है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप खुद को इम्प्रूव करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ों पे आपको अगर पता होगा, आप 2 राज्यों की अपने लेवल पर, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं सर किस न्यूज़ चैनल पे बिलीव करें, सर किस न्यूज़ रिपोर्टर पे बिलीव करें। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, क्योंकि ओपिनियन डेवलप करने के लिए एक नॉलेज बेस चाहिए, एक यार्ड स्टिक चाहिए सही गलत का फ़र्क करने के लिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अध्ययन नहीं किया चीज़ों का। तो अगर आपको सिंपल एक फिगर दिखा दी जाए कि गोवा बहस कर रहा था कि मुझे सिर्फ इतना सा शेयर दिया 0.2%, जबकि यूपी को इतना दिया, तो आप उस समय आंदोलित हो सकते हैं कि गोवा सही कह रहा है, सरकारें भेदभाव करती हैं। लेकिन अगर आपको सारे बेसिक्स क्लियर हैं, आपके पास ज्ञान है कि प्रिंसिपल ऑफ फिस्कल नीड्स होता है, इक्विटी होती है और परफॉर्मेंस होती है, देन यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड द डिबेट एंड यू विल डिसाइड योर ओन कोर्स, एंड यू विल डिसाइड दैट किस पे बिलीव करना है किस पे नहीं, एंड दैट विल बी द डिसीजन मेकिंग पावर जो आपको लीडर बनाती है। तो लीडरशिप यहाँ से आती है, और डिसीजन मेकिंग के लिए ज्ञान होना अनिवार्य है, इसी पर आपकी सोच तय होती है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अब ये कहा गया है कि कुल 28 राज्य हैं भारत में। कितने राज्य हैं? 20 है, कितने? 28 राज्यों में से कुल 14 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्रो इंडिकेटर्स देख रहे हैं ना, और वो कितनी है? 74,340 करोड़। मतलब ऐसा 74,000 करोड़ रुपए का एक फ़ंड है जो राज्यों के फिस्कल नीड के लिए जा रहा है, क्योंकि वो रेवेन्यू डेफिसिट में है। मतलब उनके रेवेन्यू अर्निंग्स रिसीप्ट उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, उनकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स उनकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है, इसलिए वो रेवेन्यू डेफिसिट में है। तो ऐसे 14 राज्यों को देना पड़ेगा। 3 राज्य हैं जिन्हें ख़ास तरह की स्पेशल ग्रांट दी जा रही है। सो द स्पेशल ग्रांट फॉर 3 स्टेट्स दैट इज़ 6,764 करोड़। इनके नाम आपको बता देंगे। आई बात समझ में? अब वो कह रहे हैं कि बिकॉज सम ऑफ टैक्स डेवल्यूशन एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इज़ प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन 2020-21 ओवर 2019-20। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में, अब ये क्यों दिया गया 6,764 करोड़ इन राज्यों को, और इन्हें स्पेशल ग्रांट की कैटेगरी में क्यों लेकर के आए? वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज सम ऑफ टैक्स डेवल्यूशन, आने वाले सालों में ऐसा लग रहा है कि 2019-20 के कंपैरेटिवली 2020-21 में जो टैक्स डेवल्यूशन का सम है वो कम जाने वाला है, प्लस एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इज़ प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो डिक्लाइन होने वाली है, टैक्स डिवोल्यूशन कम जाने वाला है, इस वजह से इसकी ज़रूरत है। आई बात समझ में? आगे आ जाता है, अब यहाँ से शुरू करें। खास तरह की ग्रांट है दैट इज़ अ ग्रांट इन द न्यूट्रिशन सेक्टर दैट इज़ ₹7,735 करोड़। यानी कि आप ध्यान से देखें, अ वेरी यूनिक सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, द न्यूट्रिशन ग्रांट। क्योंकि कंट्री लेवल पर ऐसा माना जाता है, स्टेट्स के कमज़ोर होने का कारण, राज्यों के कमज़ोर होने का कारण क्या है? देखिए, राज्य सरकारों को सेहत विभाग देखना पड़ता है, हेल्थ उनके एम्बिट में आता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि कभी भी अगर बीमारियां फैलती हैं या किसी भी तरह से प्रोडक्टिविटी कम है वर्कर की, तो इसका जो सारा लॉस है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही बेयर करना पड़ता है। अगर वर्कर प्रोडक्टिव होंगे, वर्क फोर्स प्रोडक्टिव होगी, तो राज्यों को लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं, कुपोषण के केसेस हैं। कुपोषण से लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े लेवल पर स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी सैलरीज़ हैं, उनके पार्क्स अलाउंसेस हैं।
दूसरा एनीमिया का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और महिला वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महिला का सशक्तिकरण करना है, एनीमिया को ख़त्म करना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट वाला एस्पेक्ट है जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ के तौर पर देखते हैं। अगर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो इट इज़ रिलेटेड विद द इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर इस अर्थव्यवस्था का लाभ देना है सही मायने में, तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप हल करते हैं तो उनका सशक्तिकरण होता है। मतलब उस ग्रोथ का कुछ हिस्सा सीधे आपने उनको भी डेडिकेट किया, तभी वो अपने जीवन यापन बढ़िया कर सकती हैं। इसी तरह से एडोलेसेंट गर्ल्स, उनकी भी आपको ख़ास केयर करनी होती है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की। इसी तरह से एडोलेसेंट चाइल्ड जो कि इंटॉक्सिकेंट्स की तरफ चले जाते हैं, नशों की तरफ चले जाते हैं, ये मैक्सिमम कैओस का पीरियड होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उनको भी बड़े स्तर पर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिशन एक तो वर्कफोर्स के लिए, न्यूट्रिशन एक तो सेक्टर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, ताकि वो उस जीडीपी ग्रोथ का कुछ लाभ उठाए जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कह करके पुकारेंगे। इसलिए खास न्यूट्रिशन स्पेसिफिक ग्रांट का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन का काम सिर्फ सेंटर से स्टेट की तरफ टैक्सेस डेवल्यूट करना ही नहीं है, उसका काम उनको एक डायरेक्शन देना है, उसका काम आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया में ये लगना चाहिए और कैसे उन पैसों को बेस्ट पॉसिबल मैनर में इंक्लूसिव ग्रोथ में यूज़ किया जाए, इस वे में डिसाइड करना है। तो फाइनेंस कमीशन अगर अपनी शक्तियों को समझ जाए और पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक ढंग से काम करे तो शक्तियाँ संविधान बनाने वालों ने इसमें बहुत डाली हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आती है लोकल बॉडीज़ पे जिक्र करते हैं। लोकल बॉडीज़ को इस बार लोकल बॉडी ग्रांट दी गई है 90,000 करोड़। आई बात समझ में? एक होता है टैक्स का डेवोल्यूशन कर देना, तो 41% टैक्स तो डेवोल्यूशन कर ही दिया आपने, उसके बाद आप ग्रांट्स भी दे रहे हैं ना। सबसे पहली ग्रांट हमने कौन सी देखी? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, यहाँ पर हमने देखी और वो आपने दी 74,340 करोड़। उसके बाद आपने दी स्पेशल ग्रांट दैट इज 6,764 करोड़। उसके बाद आपने दी न्यूट्रिशन सेक्टर को ग्रांट। उसके बाद अब आप देख रहे हैं लोकल बॉडीज़ ग्रांट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइनेंस कमीशन के टैक्स डिवीज़न के एम्बिट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो टैक्स डेवोल्यूशन तो आता ही है, अलग अलग ग्रांट्स भी कवर होती है, वहाँ पे ग्रांट्स का जिक्र आता है, आपको ऑप्शन A B C D चुनना होता है। तो इनको इस तरह से ध्यान में रखना, ये कभी भूलेंगे नहीं, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ऐसे में लोकल बॉडी ग्रांट 90,000 करोड़ दी गई है, जो कि जितना डिविजिबल पूल आया उस डिविजिबल पूल का लगभग 4.31% है। सो 4.31% ऑफ द डिविजिबल पूल। ओके, तो लोकल बॉडी ग्रांट ₹90,000 करोड़, जिसमें क्या किया है आपने? इंक्रीज द शेयर ऑफ अर्बन एरियाज़। तो लोकल बॉडी ग्रांट में 14वें फाइनेंस कमीशन के मुकाबले 15वें फाइनेंस कमीशन ने अर्बन एरिया का शेयर बढ़ाया है। कारण ये दिया है कि अर्बन एरियाज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ। और आपको पता लग गया होगा हम अर्बनाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। फाइनेंस कमीशन की सारी रिपोर्ट जब ख़त्म करूंगा और बजट जब ख़त्म करूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि क्लास में सर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सरकार की सारी नीतियों में, भारत के निर्माण में और इंक्लूसिव ग्रोथ में वही कोर और बेस चीज़ें हैं। सरकार दिन रात उन्हीं पे बात कर रही है और हम उन्हीं पे डिटेल में जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन ही सरकार का फोकस है बहुत स्ट्रांगली हर चीज़ की रेमेडी के तौर पर। और फाइनेंस कमीशन अगर उसे इंजन ऑफ ग्रोथ कह रहा है, डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज मेंस, देयर विल बी क्वेश्चंस इन प्रीलिम और देयर विल बी क्वेश्चन इन द सीसेट पेपर 2 इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रीहेंशन कि इज जेन्युइनली cities are grow engines of growth, you have to prove it। क्योंकि आज की डेट में जो हमारी सिटीज़ प्रॉब्लम में चल रही हैं, हमने अर्बनाइजेशन की सीरीज़ डिटेल में की है, आपको सब समझ आ रहा है और आने वाले दिनों में हम कर लेंगे। आई बात समझ में? तो वो ये कह रहे हैं कि शेयर बढ़ाना है अर्बन एरिया का क्योंकि वो इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पर हैं। वहाँ पर बेटर लाइवलीहुड फैसिलिटीज़ है, बेटर अम्यूनिटीज़ मिलती हैं, लोग बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की वजह से वहाँ आते हैं, इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए वहाँ आता है। तो इसे इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है कि वो आगे बढ़ाता है चीज़ों को। अब इसमें क्या करना है? ग्रांट्स टू ऑल द 3 टायर ऑफ पंचायत। यानी कि पहले क्या होता था कि पंचायती स्तर पर आप पैसा डिलीवर कर दिया जाते थे और आपको पता है 3 स्तर पंचायत, जब हमने आपको पंचायत पढ़ाया था पॉलिटी में तो आपने 3 स्तर पर पंचायतें पढ़ी थी। तीनों स्तर पे इस बार ग्रांट जा रही है। 14वें फाइनेंस कमीशन से आगे 15वें फाइनेंस कमीशन ने कहा है ग्राम पंचायत, जिला, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, इन स्तरों पर ये आपको ग्रांट मिलेगा। और ऐड हुआ है
5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, यानी कि जो इस बार आप लोकल बॉडी ग्रांट्स दे रहे हैं उसमें से पंचायतों के तीनों स्तर पे ग्रांट जाएगी, 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज ग्रांट जाएगी और कैंटोनमेंट बोर्ड ग्रांट जाएगी। आई बात समझ में? अगला इसमें अब क्या आ रहा है, जो ग्रांट रूरल एरिया में जाएगी ना, रूरल लोकल बॉडीज़ को, अब यहाँ पे लोकल बॉडी से आगे आ गए हम, अर्बन लोकल बॉडी अलग कर लिया, रूरल लोकल बॉडी अलग कर लिया। रूरल लोकल बॉडी का जिक्र जहाँ पर करें तो 50% रूरल लोकल बॉडी ग्रांट अनटाइड होगी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपया आ रहा है रूरल लोकल बॉडी को, तो 5,000 करोड़ अनटाइड है, जैसे मर्जी यूज़ करें रूरल लोकल बॉडीज़। लेकिन 50% रूरल लोकल बॉडीज़ ग्रांट विल बी टाइड, वो टाइड होगी। वो पैसा दो कामों में खर्च करना है, एक है सैनिटेशन, दूसरा है वाटर सप्लाई, क्योंकि ये नेशनल प्रायोरिटी है। शौचालय बनाने का काम होना चाहिए, सैनिटेशन का काम जैसे अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपलाइंस डालना ज़रूरी है, वॉशरूम्स बनाने ज़रूरी हैं, टैप वाटर आना ज़रूरी है, वाटर सप्लाई। इस समय आप देखेंगे चाहे ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर, सरकार की फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में और बजट में भी वाटर स्ट्रेस्ड एरिया का जिक्र आया था। अगर फोकस किसी चीज़ पे हुआ है तो वाटर और सैनिटेशन। और हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने इतना डेप्थ में पढ़ाया है इस पे, अकेला पॉल्यूटेंट पे मैंने लेक्चर रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के वाटर एंड सैनिटेशन इज़ द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अमूमन बीमारियों का कारण वाटर और सैनिटेशन है, और बीमारियां ही कारण हैं बहुत बड़ा बोझ डालने के लिए सरकारी खजाने पर, अनप्रोडक्टिव बनाने में लोगों को, वर्क फोर्स को वीक करने में। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीमारियां ही कारण हैं, ये सैनिटेशन का ना हो पाना और वाटर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाना, यही कारण है सोसाइटी में भेद आने का। क्योंकि जब सैनिटेशन नहीं होता तो एक वर्ग मैला ढोता है और दूसरा वर्ग उससे ढुआता है, इससे एक्सक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट होती है, इससे सामाजिक भेद पैदा होता है। जब सैनिटेशन नहीं होता है तब जब पानी की कमी होती है, इसी से वाटर टैंकर माफिया और ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है, और तब भी प्रिविलेज सेक्शन और बेटर ऑफ होता है, वीकर सेक्शन और बिगड़ता है और वो मार्जिनलाइज्ड हो जाता है। तो अगर आप इन गोल को ध्यान से समझें तो हर गोल इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ है, हर गोल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को ग्रोथ का बेनिफिट देना है, लास्ट माइल डिलीवरी करनी है, पंक्ति में कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का ख्याल करना है। इसलिए दिल्ली के चुनाव इसका उदाहरण थे। इन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे, सैनिटेशन पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, वाटर पर, एजुकेशन पर, हॉस्पिटल पर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर, सेफ्टी पर, सिक्योरिटी पर। चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। मतलब अब भारत इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है, इसके बाहर वो कुछ भी नहीं देखता। और बहुत हुआ एक्सक्लूसिव ग्रोथ जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, ग्रोथ का फ़ायदा सिर्फ कुछ सेक्शन ले जाते हैं, जिसका सीधा नतीजा दिख रहा है अब मुद्दों बेस्ड चुनाव में। चुनाव में आप तभी जीतेंगे जब आप एक्चुअल में पैसा डिलीवर कर रहे हैं लोगों की जेब तक, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ सैनिटेशन। और ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ भी मामला था। लंबे समय से एक माहौल चलाया जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच जाना पड़ता है, ये वुमेन डिग्निटी को हार्म करता है। तो फाइनेंस कमीशन ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये भी है कि किसी की प्रेस्टीज और डिग्निटी हार्म ना हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड मैटर ऑफ इकोलॉजी, मैटर ऑफ क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप खुले में शौच करते हैं अल्टीमेटली वो आसपास के जल स्रोतों को दूषित करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रह रही लाइफ फॉर्म्स बर्बाद होती हैं, और हमने पढ़ा है इससे कितने नुकसान पैदा होते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। तो हर प्रावधान, बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेज और कमिटमेंट जो हैं सरकार के, उसकी तरफ टारगेटेड है। बस ये तो आपका विजन चाहिए कि आप देख पाएँ। और फिर आप पूछते हैं प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, कहीं और से नहीं आ रहे हैं। समझिए कि देश क्या सोच रहा है, समझिए कि समाज क्या चाह रहा है, और समझिए कि एग्जामिनर हमें देख रहा है कि हम वो समझ रहे हैं कि देश क्या सोच रहा है और समाज क्या चाह रहा है। बस क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अदर रेस्ट तो एवरीथिंग अंडर द सन इज़ जनरल स्टडीज़, फिर सब तो नहीं पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब इसमें हमने ये पढ़ा दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि इस बार 2020-21 के लिए जो आपको ये पैसा आएगा उसके लिए आपके सामने कोई एंट्री लेवल कंडीशन नहीं रखी है। अदरवाइज़ 2021 ऑनवर्ड अगले 5 साल तक अगर आपको एलोकेटेड पैसा आपको लेना है तो एंट्री लेवल कंडीशन ये है कि आपको ऑडिटेड अकाउंट्स की रिपोर्ट लगातार टाइमली सबमिट करनी है। मतलब आप